भाग 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए थे। ठीक है, आज भाग 2 है। जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का हम लोग को 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना था। ठीक है, अम्ल, क्षारक एवं लवण का। ठीक है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए, जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी कमेंट कर रहे थे कि सर इसका भाग 2 लेकर आइए, तो मैं लेकर आ गया हूं बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाग 2। ठीक है, इसका 51 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 50 तक तो देख लिए थे। हाँ, 51 नंबर। ठीक है, तो 51 नंबर सवाल क्या है बच्चों? जल में घुलनशील भस्म क्या है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्षार, क्षारक, क्षरण, संक्षारण। ठीक है, तो भस्म का मतलब क्षारक। ठीक है, जब क्षारक को हम जल में घुल देंगे बच्चों, ठीक है, जल में घोल देंगे तो वो आपका क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है बच्चों, ये आपका 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है? ठीक है, तो 5.6 से कम, 12 से कम, 14 से कम या फिर 11.5 से कम। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा जो होती है बच्चों, उसका जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करता है? ठीक है, तो कौन सी धातु है बच्चों जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करता है? तो ये है बच्चों आप लोग का जिंक। जिंक जो है ये अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। आगे देखिए 55 नंबर सवाल। तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ठीक है, तो तांबा का जो बर्तन होता है उसमें खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। क्यों? तांबा खाद्य पदार्थ से दूषित कर देता है। ठीक है, तो ये गलत कह रहा है। खट्टे खाद्य पदार्थ अम्ल होते हैं बिल्कुल, जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। खट्टा जो पदार्थ है बच्चों, ये तांबे के साथ अभिक्रिया करके कुछ विषैले पदार्थ बना देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। इसीलिए तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो ऑप्शन है अब उदासीनीकरण, द्विस्थापन, संयोजन, अवक्षेपण। ठीक है, तो अम्ल और क्षार जब दोनों अभिक्रिया करवाते हैं बच्चों तो उदासीनीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नांकित में से कौन है? तो जिप्सम का सूत्र हमने भाग 1 में भी बताया था बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन प्रबल अम्लीय है? ठीक है, अम्ल बोल रहा है। और प्रबल सबसे ताकतवर अम्ल कौन सा होता है बच्चों? जो सबसे कम हो, जिसका पीएच मान सबसे कम हो। तो सबसे पीएच मान कम किसका है? तो 0 है, ऑप्शन नंबर ए का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर सवाल आता प्रबल क्षारक कौन है, तो हम लोग को पता है पीएच स्केल में जो है 1 से 14 तक की गिनती लिखी रहती है। ठीक है, बीच में 7 होता है। तो ये जितना इधर बढ़ते जाएगा वो क्षारक होते जाएगा। ठीक है, इधर जितना हो जाएगा वो अम्ल होते जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे कम रहा तो प्रबल अम्ल, और सबसे ज़्यादा अगर पीएच मान रहा तो वो प्रबल क्षारक कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। हाँ, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? ये भी आप लोग को बता दिए थे भाग 1 में। ठीक है, तो मेथोनोइक अम्ल होता है बच्चों, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो अम्ल जो और धातु जब अभिक्रिया करता है बच्चों तो H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी है? ठीक है, तो बेकिंग सोडा से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो जब मधुमक्खी का डंक मार देगा बच्चों तो इसका उपचार के लिए सबसे जो लाभकारी है वो आपका बेकिंग सोडा। जब भी मधुमक्खी काट दे तो बेकिंग सोडा लगा दो, कहीं ना कहीं आप लोग को लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल। क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो क्षारक को जल में अगर घोलेंगे तो OH- उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और ये भी आप लोग जान लो कि अम्ल को अगर जल में मिला दें तो H+ आयन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखना, क्षारक OH-, अम्ल H+। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही होगी बच्चों तो अभी फटाक से लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आगे देखिए 63 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है?
ठीक है। तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? नहीं, धातु के ऑक्साइड तो क्षारीय होती है, ये गलत कह रहा है। आगे देखो, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। धातु के, अगला देख लो, धातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, गलत है। धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है। ठीक है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणुओं का जीना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, कठिन होता है। जल में पीएच मान का परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा कठिन हो जाता है। ठीक है, जल में अगर अम्लीय, ठीक है, मतलब नदी में आप पूरा अम्ल बहा दो पूरा, ठीक है, तो उसमें जो जीवाणु जो रहता है ना, वो उसको कठिन हो जाएगा वहाँ रहना। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हम लोग। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? तो हल्दी जो है बच्चों, ये आपका प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक है, याद रखना। आगे बढ़ते हम लोग। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तनु HCl से विद्युत धारा प्रवाहित करने की कौन से आयन मुक्त होते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl क्या है? अम्ल है। ठीक है, HCl क्या है? अम्ल है। और अम्ल जो है बच्चों, ये जल में के कौन सा आयन उत्पन्न होते हैं, कौन सा मुक्त होते हैं आयन? तो वो H+ होते हैं। ठीक है, आपको पहले भी बता दिए, क्षारक OH- और अम्ल H+। जल के अनुपस्थिति में HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ आयन उत्पन्न कर सकता है। तो जल के अनुपस्थिति, जब जल नहीं रहेगा तो H+ आयन उत्पन्न नहीं करेगा, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब जल रहेगा और उसमें अम्ल मिलाओगे, ठीक है, तभी H+ आयन उत्पन्न होगा। ठीक है, सिर्फ अम्ल आप रखोगे तो H+ आयन उत्पन्न नहीं होगा, उसमें विलयन बनना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। किसी उदासीन का पीएच मान कितना होता है? तो पता है आप लोगों को, सबको, बच्चे लोग को पता होगा। ठीक है, कि 7 होता है। उदासीन का विलयन मान कितना होता है? 7 होता है। पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? तो अधिक अम्लीयता को, उदासीनता को, अधिक क्षारीयता को, कम क्षारीयता को। तो 14 हमने अभी बताया प्रबल क्षारक होता है, यानी कि अधिक क्षारीयता को बताता है ये। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अगर ताजा दूध का पीएच मान 6 है मेरे प्यारे बच्चों, दही बन रहा है, मतलब खट्टा पदार्थ धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका पीएच मान जो है वो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? घटेगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब लाल को नीला कर रहा है, मतलब क्या है? ये क्षारक है। ठीक है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो क्षारक है, तो क्षारक का पीएच मान आपको पता है क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल। चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा होता है? तो अगर चूना जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्रवाहित कर दें मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका जो रंग हो जाएगा वो दूधिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में से किस औषधि का उपयोग होता है? ठीक है, तो अपच के उपचार के लिए निम्नांकित में किस औषधि का उपयोग होता है बच्चों? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटाइसिड, एंटीसेप्टिक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एंटाइसिड का। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? ठीक है, तो मतलब दुर्बल अम्ल मतलब कि कम अम्ल। ठीक है, तो कौन सा कम अम्ल है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों CH3COOH। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है? ठीक है, तो ये फागुन में भी हमने बताया था कि जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, दांत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। आगे देखो, दांत का मसूड़ा है ना, इनमल, दंतक, वल्क किस प्रकार का बना है? मतलब कि दांत का जो मसूड़ा है वो किस प्रकार का बना है, जो काफ़ी कठोर होता है। ठीक है, इनमल जो है ये किस पदार्थ का बना होता है? तो ये जो होता है बच्चों, ये आपका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है? ठीक है, तो अभी हम लोग प्राकृतिक सूचक देखे थे हल्दी, लेकिन संश्लेषित सूचक जो खुद से बनाया गया है, तो मेथिल ऑरेंज जो है बच्चों, ये आपका संश्लेषित सूचक है। बाकी देखो, हल्दी है, ये भी प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, ये सारे जो है प्राकृतिक सूचक है। लेकिन संश्लेषित सूचक कौन है? मेथिल ऑरेंज, ये इसे खुद बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। ठीक है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दांत क्षय को रोका जा सके? ठीक है, तो जब देखो बच्चों, यहाँ पे सिंपल है, आपको समझ में आ गया कि दंत क्षय कब होता है? जब अम्लीय हो जाता है आपका मुंह तब। ठीक है, यानी कि
5.5 से कम हो जाता है तब, तो उसके लिए आपको कौन सा मंजन का व्यवहार करना चाहिए, अम्लीय या क्षारीय? तो क्षारीय दंतमंजन का आप लोग को प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका जो अम्लीय मुंह बन गया है, मुंह में अम्लीय ज़्यादा हो गया, वो आप क्षारीय हो जाए, मतलब उदासीन हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेटल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है, बिल्कुल। इसका इलाज किया जाता है, तो कैसे इलाज किया जाता है? लहसुन के पत्ती से, गेंदा के फूल की पत्ती से, डॉग पौधे की पत्ती से, निम्न की पत्ती से। तो डॉग पौधे की पत्ती से बच्चों, ठीक है, अगर नेटल के पौधे को आप छूते हैं तो लगेगा कि डंक मारा है, ठीक है, जो मथनयिक अम्ल होता है, ठीक है। और इसका इलाज के लिए क्या किया जाता है? तो डॉग पौधे के पत्ती से इलाज किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट पर HCl की अभिक्रिया कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, तो CO2, O2, H2, N2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, आगे देखिए, कोई विलयन अंडे के पिसे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी की दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या है? ठीक है, तो इस विलयन में जो है बच्चों, ये आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, कोई विलयन मतलब HCl विलयन को अगर हम अंडे के पीछे कवच से अभिक्रिया करवाते हैं तो एक गैस उत्पन्न होता है और वो दूधिया कलर हो जाता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, तो ये HCl है। आगे देखो, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं, भस्म यानी क्षारक, जो जल में घुल कर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो आपको पता है क्षारक कौन सा ये देता है, कौन सा आयन देता है? तो OH माइनस देता है, हाइड्रोक्लोरिक आयन उत्पन्न। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल, इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? ठीक है, तो चीनी नहीं, दूध नहीं, चूना जो है ये क्षारीय पदार्थ है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, चूना जो है ये क्षारीय पदार्थ है। क्या सभी क्षारक क्षार होते हैं? नहीं 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 होते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि क्षारक अलग है, क्षार अलग है। क्षार क्या है? विलयन है, वो क्षारक को मिला देते तब क्षार बनता है। तो बताइए कौन सा क्षारक क्षार होगा? जल में अघुलनशील क्षारक? नहीं, ये क्षार नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जल में जब घुलेगा नहीं तो वो क्षार कभी निकलेगा। जल में घुलनशील क्षारक, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है। जल में अगर हम क्षारक को घुल देंगे तो वो आपका क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, अवक्षेपन, उपचयन। ठीक है, तो सांद्र अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया अगर हम लोग करवाते हैं बच्चों तो ये उष्माक्षेपी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो एसिड्स का मतलब जो होता है बच्चों ये खट्टा होता है। ठीक है, क्या होता है? खट्टा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हल्दी का रस घरेलू सूचक है, बिल्कुल, जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक में से किस विलयन की पहचान की जा सकती है? तो इसका जो है बच्चों, हल्दी का रस जो होता है घरेलू सूचक है और ये पीला रंग का जब हो जाता है तो ये कौन सा विलयन का पहचान करा सकता है? तो ये क्षारीय का। ठीक है, आप देखे होंगे जब आप खाना खाते होंगे तो आपके ये में क्या बोलते हैं, शर्ट वगैरह में अगर पीला मतलब कि कुछ मसाले वगैरह गिर गया तो उसको जब धोते होगे तो वो कैसा हो जाता होगा? पीला से लाल हो जा रहा होगा। ठीक है, पीला से लाल हो जा रहा होगा, चेंज हो जा रहा होगा। तो अब क्या है? सर्फ क्या है यहाँ पे? आप जब धोते हो मतलब क्या मिला रहे हो? सर्फ क्या है? क्षारक। तो क्षारीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, टार्टिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? ठीक है, तो कार्बनिक, अकार्बनिक, इनमें ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो टार्टिक जो अम्ल है बच्चों ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप लोग कमेंट करके मेरे को ये बता दो आप लोग, ठीक है, कि टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? चलो बताओ इसको फटाक से आंसर करके। ठीक है, आप लोग को बता दिए थे हम सारे चीज़, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सारे तो बता दिए थे ना। हाँ, यहाँ देखो 89 में इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? ठीक है, HCl, H2SO4, ऑक्जेलिक अम्ल, HNO3। ठीक है, तो सबसे दुर्बल अम्ल जो है बच्चों ये ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? ठीक है, तो नारंगी रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। तो अम्लीय पदार्थ बोल रहा है, नारंगी रस, धोने का सोडा, ये तो क्षारक है, ये कट गया। साबुन भी क्षारक है, बेकिंग सोडा भी क्षारक है। नारंगी का जो रस है बच्चों, ठीक है, यानी कि जो ऑरेंज संतरा का जो रस है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है?
तो अगर जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन क्या होता है बच्चों, तो ये घटता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, घटता है। आगे देखिए, ताजे दूध का पीएच मान जो 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या होगा। ये सवाल तो पहले भी कर चुके थे, कमेंट करके बता दो, घटेगा या बढ़ेगा। दही बनने पर जो पीएच मान होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, ये कमेंट करके बता दो। कमेंट जब भी आप करोगे तो ऐसे लिखना 92 का BCD जो भी लिखना होगा, है ना। आगे बढ़ते हम लोग, जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जल में अगर अम्ल मिला देंगे तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, सिंपल है। आपको पता है कि H+ आयन उत्पन्न होता है जल में अम्ल मिलाने पर। ठीक है, तो क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में, जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन का चालन करते हैं, तो आयन का, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत का, तो विद्युत का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लवण Na2HCO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो इसका A 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 95 का, ये आप लोग कमेंट करके बता दो। ठीक है, कमेंट करके बता दो, ये भी सवाल हम लोग भाग 1 में कर चुके थे। आगे देखो, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, पीला, लाल, हरा, नीला। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीला हो जाता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जल में मिलाने पर कैसा रंग होता है, पीला रंग हो जाता है। पीएच की किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है, तो ये हाइड्रोजन आयन की शक्ति को व्यक्त करता है। ठीक है, कि H+ आयन है, OH- आयन है, ये चीज़ को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं हम लोग, पीएच एक संख्या है। ठीक है, पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल में क्या दर्शाती है, तो अम्लीयता को भी दर्शाती है और क्षारीयता को भी दर्शाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे देखिए, पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं। बिल्कुल आपको पता है, हम पहले भी बताएं कि पीएच स्केल होता है, उसमें 0 से लेके 14 तक की गिनती होती है। 0 का मान क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो दर्शाता है बच्चों, ये ज़्यादा अम्ल दर्शाता है, मतलब कि अधिकतम अम्ल को, यानी प्रबल अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है, तो ये अगर इधर प्रबल अम्ल दर्शा रहा था तो उधर प्रबल क्षारक दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 101 नंबर, बहुत कम सवाल बचा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। पीएच स्केल में 7 से 14 तक का बढ़ता हुआ मान घोल की किस क्षारीयता को बतलाता है। ठीक है, तो 7 से 14 यानी कि ये क्या दर्शाता है, 7 से अगर 14 की तरफ जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आपका दर्शाता है, क्या दर्शाता है, बढ़ती हुई पीएच मान, बढ़ती हुई क्षारीयता। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एक विलयन जिसका पीएच 0 से 7 के बीच है, मतलब 0 से 7 के बीच जिसका पीएच मान है वो अम्लीय है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से 14 तक है वह है, तो वो क्या है, क्षारीय है। ठीक है, 7 से 14 के बीच क्षारीय है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, दो विलयनों में से ए और बी के पीएच मान 2 और 5 है। ठीक है, तो ए का पीएच मान 2 है और बी का पीएच मान 5 है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता किसकी होगी, तो आपको पता है सर। ठीक है, क्या पता है कि जितना घटेगा उसमें ज़्यादा अम्लीयता उतना होगा। ठीक है, तो इसमें से किसका पीएच मान कम है, तो 2 का है, मतलब कि ए का जो है इसका जो अम्लीयता ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो ये आपका ऑप्शन है CO2, SO2, CO, Cl2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, CO2। ठीक है, सल्फेट के कारण क्या होते हैं, अम्ल वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फेट बोल देते हैं। आगे देखो, कॉस्टिक सोडा का उपयोग होता है, तो किस में होता है, तो पेट्रोलियम के शोधन में, कपड़ा साफ करने में, जल के स्थायी खारापन को दूर करने में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम के शोधन में कॉस्टिक सोडा का उपयोग होता है। हाँ, धोने के सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। ठीक है, तो खिलौने बनाने में, दीवार को चिकना करने में, कागज और साबुन के उत्पादन में, कीटाणु के नाशक के रूप में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कागज और साबुन के उत्पादन में। ठीक है, धोने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों लास्ट सवाल। ठीक है, आज हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 दोनों कंप्लीट कर लिया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आ रही होगी। ठीक है,
और आपको हर चीज़ क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को एनालिसिस किया हूँ, समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक कर देना, उसके बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, और लास्ट में शेयर जरूर करना है। ठीक है, सभी लोगों को शेयर करना, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी होंगे उनको शेयर कर देना। यदि आप मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो बच्चों। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक करना होगा, वहाँ मैं लिंक दे दिया हूँ अपने स्टोर का, मिशन टू स्टोर का, वहाँ से आप पूरे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एक छोटी सी हेल्प करके। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो कैसी लगी वो एक बार कमेंट करके भी ये भी बता देना आप लोग। ठीक है, पीडीएफ बहुत अच्छी से बनी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, आप इसे डाउनलोड करके आप इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हो। ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो पा रही हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से आपको अमाउंट को पेड करना है और यहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, बाकी और भी चैप्टर को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, जिसे भी आपको देखना है। ठीक है, जिसे भी देखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे का मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।